नमस्कार। खेती बाड़ी से जुड़े आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज के कृषि समाचार की प्रमुख सुर्खियां हैं। एशिया में होगा चावल क्रांति का आगाज, खरीफ में रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना, सब्जियों के निर्यात में वृद्धि और धान की ई खरीद की व्यवस्था के निर्देश। किसान भाइयों, अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IRRI के खुलने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। फिलीपींस के IRRI के डायरेक्टर डॉक्टर मैथ्यू मोरल के नेतृत्व में फिलीपींस से वाराणसी आई टीम ने इंस्टीट्यूट के लिए चयनित भूमि का निरीक्षण किया। दक्षिण एशिया के इस सबसे बड़े धान शोध केंद्र की स्थापना पर लगभग 1.5 अरब रुपयों के व्यय का आकलन किया गया है। इस शोध केंद्र के माध्यम से धान की नई किस्में और नई तकनीकी से भारत सहित नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका सहित कई देशों में चावल क्रांति का आगाज होगा। भारत सरकार और फिलीपींस के बीच हुए समझौते के तहत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में खुलने वाला ये इंस्टीट्यूट फिलीपींस के बाद दूसरा चावल स्रोत केंद्र होगा। कृषि सचिव भारत सरकार ने कहा कि वर्तमान खरीफ सत्र 2017 से 18 में खाद्यान्न उत्पादन गत वर्ष के 13 करोड़ 80 लाख 4 टन के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। इसका कारण है कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि और लगातार दूसरे वर्ष भी मानसून की बेहतर स्थिति। उन्होंने कहा कि अभी तक धान, दलहन, तिलहन, गन्ना, कपास, जूट जैसी फसलों की 80% से अधिक बुआई पूरी हो चुकी है। देश के कुछ भागों में अगले माह तक भी बुआई का काम जारी रहेगा। बाढ़ की स्थिति के बारे में उन्होंने कहा कि देश भर में बाढ़ के कारण लगभग 19 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल का क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है। इस वर्ष 31 जुलाई तक यूरोपीय देशों के अलावा खाड़ी के देशों में उत्तर प्रदेश से 236 टन सब्जियों का निर्यात किया गया है। ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। हालांकि वर्षा ऋतु में स्थानीय सब्जी बाजारों में सब्जियों की आवक कम हो जाती है, परंतु इसके बाद भी निर्यात में कोई कमी नहीं आई। किसानों की आय सुदृढ़ करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। निर्यात से किसानों को बेहतर कीमत मिलती है। जब किसानों को बेहतर कीमत मिलती है तो वो अपने उत्पादन में सुधार लाता है। निर्यातकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में आम के साथ साथ सब्जियों के निर्यात की काफ़ी संभावनाएं हैं। अगर अपने देश के किसान अपने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाएं तो हम विदेशी बाजारों के बादशाह बन सकते हैं। शासन ने आने वाले दिनों में धान की ई खरीद की तैयारी के लिए क्रय केंद्रों को निर्देश दिया है। इसके लिए क्रय केंद्रों पर कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड, इंटरनेट आदि उपकरणों की 31 अगस्त तक व्यवस्था कर लेने का निर्देश दिया गया है। किसान भाइयों, राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर से शुरुआत हो रहे सामान्य रूप से धान खरीद की तैयारियों को भी 15 सितंबर तक पूरा कर लेने का निर्देश दिया है। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों की। किसान भाइयों, धान, मक्का, ज्वार और अरहर जैसी फसलों में खरपतवार नियंत्रण करें। धान की कम अवधि वाली प्रजातियों में फूल निकलने से पहले नत्रजन की शेष मात्रा की टॉप ड्रेसिंग करें। टॉप ड्रेसिंग से पहले खरपतवार नियंत्रण करें। मक्का की फसल में दूधिया अवस्था पर नत्रजन की शेष मात्रा की टॉप ड्रेसिंग करें। टॉप ड्रेसिंग से पहले खरपतवार नियंत्रण करें और नमी बनाए रखें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों, खेती बाड़ी की समसामयिक जानकारियों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के प्रमुख ताज़ा औसत भावों के। गेहूं की बात करें तो फैजाबाद में 1585 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 1580 रुपये, लखनऊ में 1580 रुपये और सुल्तानपुर में 1535 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चावल फैजाबाद में 2225 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 2580 रुपये, लखनऊ में 2275 रुपये और सुल्तानपुर में 2275 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिका। चने की बात करें तो फैजाबाद में 6100 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 6150 रुपये, लखनऊ में 5980 रुपये और सुल्तानपुर में 6250 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिका। उर्द फैजाबाद में 4950 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 4850 रुपये, लखनऊ में 6460 रुपये और सुल्तानपुर में 4000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिका। गुड़ फैजाबाद में 4000 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 3250 रुपये, लखनऊ में 3180 रुपये और सुल्तानपुर में 4000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिका। आलू फैजाबाद में 525 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 435 रुपये, लखनऊ में 600 रुपये और सुल्तानपुर में 510 रुपये प्रति क्विंटल बिका। फलों की बात करें तो केला फैजाबाद में 2200 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 1760 रुपये, लखनऊ में 2000 रुपये और सुल्तानपुर में 3700 रुपये प्रति क्विंटल रहा।
सेब फैज़ाबाद में 7,400 रुपये, आगरा में 8,500 रुपये, लखनऊ में 8,000 रुपये और सुल्तानपुर में 8,350 रुपये प्रति कुंटल रहा। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार। समसामयिक कृषि कार्य और औसत मंडी भाव। कृषि दर्शन के अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार। तो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल खेती का स्वरूप बदल रहा है। कोई पशुपालन करता है, कोई मत्स्य पालन करता है, कोई फलों की खेती करता है, कोई सब्जियों की खेती करता है और कोई फूलों की खेती करता है। जब फूलों की बात आती है तो जैसा हम देखते हैं कि फूल हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। किसी से मिलना हो तो फूल दीजिए, खुशी का एहसास होता है। मंदिर जाइए, फूलों का प्रयोग होता है। शादी बारात कोई फंक्शन हो तो फूल इस तरह हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। अब देखना यह है कि हमारे किसानों के लिए कितना खुशहाल साबित होते हैं फूल। इसी संबंधित है हमारा आज का विषय, फूलों की खेती में सामयिक कार्य। और इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर SK तिवारी। आप हैं वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक NBRI लखनऊ से। तो आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हम बात करने जा रहे हैं फूलों की खेती में सामयिक कार्य। सामयिक कार्य के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन बहुत संक्षेप में ये जानना चाहेंगे कि फूलों की खेती क्यों की जाए। नमस्कार किसान भाइयों।
फूलों की खेती बहुत प्राचीन काल से परंपरा रही है भारत में और ये लाभकारी भी अधिक है परंपरागत फसलों की तुलना में। धान गेहूं जो आप उगाते हैं उसकी तुलना में फसल पर निर्भर करते हुए 2-2.5 गुने से लेकर के 4-5 गुने तक अधिक लाभ कमाया जा सकता है जी। अगर फूलों की खेती की बात करें तो मुख्यतः इनको 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक वो जिनको आप खुले खेत में आसानी से उगा सकते हैं, दूसरे वे जिन फसलों को एक विशिष्ट तापमान की आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इनको खुले में खेत में नहीं उगाया जा सकता और इनको खेती करने के लिए आपको पॉली हाउस बनाना पड़ता है जिसमें तापमान और आर्द्रता पर नियंत्रण रखा जाता है। जो पहला वर्ग है जिनको आप खेतों में उगा सकते हैं, खुले खेत में उगा सकते हैं, वो भी फिर उनको 2 प्रकार की हैं। एक तो वे फसलें हैं जिनको फूलों को वजन से किलो या कुंतल के हिसाब से बेचा जाता है, जिनको छुट्टा फूल कहा जाता है, खुले बिकते हैं। दूसरे फूल वो हैं जिनमें दर्जन के हिसाब से, गिनती के हिसाब से बेचा जाता है। सिंगल अलग अलग बेचते हैं जी, जैसे ग्लैडुलस है, रजनीगंधा है, इनकी स्पाइक बेची जाती हैं और ये दर्जन या सैकड़ा के हिसाब से बिकती हैं। तो डॉक्टर साहब आपने महत्व के बारे में बताया कि ये 2 से 4 गुना तक अधिक मुनाफा मिलता है इनको अन्य खेती की तुलना में अगर फूलों की खेती करें। वर्तमान में जिस प्रकार का मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम है और कुछ फूल पहले से लगे हैं खेतों में और कुछ लगाने का समय आ गया है, तो इस समय हमारे किसान भाइयों को अगर फूलों की खेती कोई किसान करना चाहता है या कोई व्यावसायिक रूप से कर रहा है तो कौन सी बातें हैं जो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना चाहिए? जैसा मैंने आपको अभी परिचय दिया, जो खुले में उगाई जा सकती हैं उसमें से इस समय गेंदा और रजनीगंधा ये 2 ऐसी फसलें हैं जो किसान भाइयों के खेत में खड़ी होंगी। गेंदा, रजनीगंधा जी। इसके अलावा ग्लैडुलस आने वाले मौसम में लगाई जानी है और इधर कई सारे किसान पॉली हाउस में जो खेती कर रहे हैं उन्होंने जरबेरा की खेती उसमें कर रखी होगी। तो मैं एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि ये कौन कौन सी फसलें हैं जो खेत में खड़ी हैं और कौन सी फसलें हैं जिनकी बुआई की जा सकती है। सबसे पहले मैं जो सबसे साधारण फसल है और जो लखनऊ के आसपास बहुत सारे किसान उगाते हैं वो है गेंदा। गेंदा की फसल किसान भाई साल में 3 और कुछ किसान भाई जो अधिक जागरूक हैं वो 4 तक फसलें वर्ष में लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो वर्षाकालीन फसल जो किसान भाइयों ने मई में लगाई होगी वो अब ख़त्म होने की कगार पर है। तो किसान भाइयों को मेरी ये सलाह है कि चूँकि उनका जो दाम है वो बाज़ार में जो आवश्यकता है उस पर निर्भर करता है। जो फसल खेत में खड़ी है और पकने को, ख़त्म होने को है, उसमें से ध्यान देना है। केवल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पानी ना रुकने पाए। बरसात लगभग रोज हो रही है, मतलब जल निकास की पूरी व्यवस्था। बिल्कुल, जल निकास, अगर जरा भी पानी कहीं ठहरा तो पौधे सड़ जाएंगे, काले पड़ जाएंगे। अगर ऐसा कहीं हुआ है तो उन किसान भाइयों को उन पौधों को जो सड़ गए हैं, सूख गए हैं, जो डंठल हैं ऐसे, उनको तुरंत खेत से बाहर कर देना चाहिए। नहीं तो वो तमाम तरह के कीटों को और रोग जनकों को आकर्षित करते हैं और फिर खेत में बीमारियां फैलती हैं। डॉक्टर साहब, अन्य फसलों में जिस तरह आपने बताया कि जल निकास होना चाहिए, हम जब अन्य खेती की बात करते हैं उसमें फसल सुरक्षा होती है, उर्वरकों का प्रयोग होता है, सिंचाई तो मान लिया बरसात चल रही है, खरपतवार होते हैं, तो दैनिक जो कृषि क्रियाएं वो होती हैं। फूलों की खेती में इनका प्रयोग कैसे हो? फूलों की खेती में विशेष एक तो यह है कि जैसे गेंदा है तो गेंदे में कुछ तरह के कीटनाशक और फफूंदनाशक या कृमिनाशक ऐसे गुण पहले से मौजूद होते हैं। कई खेतों में जिसमें ये होता है कि निमेटोड्स बहुत आ गए हैं तो उसमें सलाह दी जाती है किसान भाइयों को उसमें गेंदा उगाएं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे कोई विशेष रोग इसमें नहीं आते हैं। बरसात में खरपतवार, घास फूस ज़रूर बहुत ज़्यादा आएंगे, तो उसके लिए कोई बहुत उपयोगी, बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत असरकारक हर्बिसाइड या वीडिसाइड खरपतवारनाशी नहीं उपलब्ध हैं। तो किसान भाइयों को इसमें मैनुअल हाथ से निराई गुड़ाई करके इनका नियंत्रण करना होता है। गेंदा जो अब ख़त्म होने वाला है, इसके साथ किसान भाइयों को अब तैयारी करनी होगी शरदकालीन गेंदे की फसल की। तो शरदकालीन गेंदे की फसल के लिए अगस्त के पहले सप्ताह में, या अगर इंतज़ार करना है उन्होंने कोई वर्षाकालीन गेंदे की फसल से खेत खाली हो जाएगा तब, तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। अगर आप 1 एकड़ में गेंदे की फसल तैयार करना चाहते हैं तो नर्सरी बोनी होगी। नर्सरी बेड्स को चूँकि बरसात में पानी भर सकता है, इसलिए आप लगभग 6 इंच ज़मीन से ऊंचा बनाते हैं और उसमें अच्छी तरह से खाद और मिट्टी का मिश्रण मिला देते हैं। 400 ग्राम गेंदे का बीज लगभग आवश्यक होता है 1 एकड़ की फसल के लिए। तो जो गेंदा वो 2 तरह का है मुख्यतः, एक अफ्रीकन कहलाता है, एक फ्रेंच, यानी कि छोटा और बड़ा जिसको कहते हैं। हजारा गेंदा जो होता है वो ज़्यादातर किसान भाई उसकी खेती करते हैं
और इसकी दो बहुत प्रचलित किस्में हैं जी। पूसा बसंती और पूसा नारंगी। तो किसान भाइयों को ये आसानी से मिल जाएगा बाजार में। ये IRI दिल्ली की किस्में हैं। तो इनका 400 ग्राम बीज अगर नर्सरी में बोते हैं तो 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है। तो इसकी तैयारी करनी चाहिए अभी किसान भाइयों को, जिससे जो इस बार आपको पता होगा कि नर्सरी कितने दिन में लगाई जाती है खेतों में? नर्सरी आप अगर बोते हैं तो लगभग 30 दिन में खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। 30 दिन की नर्सरी लगा जी। अगर फ्रेंच है, छोटा वाला गेंदा है, तो उसको 1 फीट की दूरी पे लगाते हैं। और अगर बड़ा वाला जिसको हजारा गेंदा कहते हैं उसकी खेती कर रहे हैं आप, तो 1.5 फीट बाई 1.5 फीट की दूरी पे लगाते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा फूल है जो मतलब बहुत अच्छा, बहुत महंगा मिलता है, ग्लैडियोलस की खेती अगर की जाए किसानों के द्वारा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पारंपरिक रूप से जो सलाह दी जाती है वो ग्लैडियोलस की खेती के लिए हम लोग कहते हैं कि अक्टूबर में उसको लगाना चाहिए जी। लेकिन अक्टूबर में जो लगभग पूरे प्रदेश में ग्लैडियोलस लगाया जाता है और अक्टूबर या अंत में या नवंबर शुरू तक जो लगता है वो सारा का सारा फूल क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर बाजार में आ जाता है। तो उस समय इतनी बाढ़ आ जाती है ग्लैडियोलस की स्पाइक्स की कि उनके दाम गिर जाते हैं जी। तो जो किसान थोड़ा बहुत नियोजित कर सकते हैं इसको, कृषि प्रबंधन में थोड़ा सा लागत आपकी ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर वो अगस्त में ग्लैडियोलस लगा सकते हैं। मैं गेंदे के लिए भी यही कहना चाहूँगा और ग्लैडियोलस के लिए भी कि इस बार दिवाली अक्टूबर के मध्य में ही है और नवरात्रि जिसमें फूलों की अच्छी खपत होती है वो सितंबर के आखिरी सप्ताह में हो रही है। तो किसान भाई गेंदे की खेती और ग्लैडियोलस की खेती को इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि बाजार में उनका फूल इस समय पर अगर पहुंचे जब बहुत प्रतियोगिता नहीं होगी, मांग अधिक होगी, तो अगर उनके फूल उतनी अच्छी गुणवत्ता के नहीं हैं जो दिसंबर में या नवंबर में आते हैं तो भी उनको अच्छा दाम मिलेगा। तो ग्लैडियोलस की खेती अगर करना चाहते हैं तो चूँकि बरसात में वही पानी अगर जरा भी रुका और उसके जो बल्ब कार्म्स आपने बोए हैं, उनकी जड़ें जो लगाई हैं वो सड़ गई तो आपकी पूरी खेती पे पानी फिर जाएगा। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि मेड़ों पर इसकी बुवाई करें और इस तरह से जल निकास से बचा सकते हैं। इसके अलावा एल्ड्रेब्रान, सिल्विया और टाइगर फ्लेम, स्नो प्रिंसेस, ये 4 ऐसी किस्में हैं ग्लैडियोलस की जो इस अर्ली जो जल्दी बुआई कर रहे हैं जुलाई के अंत में या अगस्त में, इसके लिए उपयोगी पाई गई हैं। तो किसान भाई इन फसलों को अगर ग्लैडियोलस की लगाएंगे तो दिवाली के मौसम में इनके फूल तैयार होंगे और अच्छा लाभ कमा पाएंगे। कैसे, क्या नर्सरी डालना होगा या नहीं? इसकी नर्सरी नहीं इसकी डालते हैं, इसके बल्ब जिनको कहते हैं, वैसे कार्म सही शब्द है, उसको आपको बाजार से खरीदना पड़ेगा। हमारे संस्थान से भी मिलते हैं, लेकिन हमारे संस्थान में चूंकि ये बल्ब जब अप्रैल में आप खेतों से खोदते हैं तो इनको कोल्ड स्टोर में रखना होता है। तो ज़्यादातर किसान तो कोल्ड स्टोर से निकालते हैं और फिर अक्टूबर में ही बुआई करते हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों ने अपना पहले की फसल का कोल्ड स्टोर में कार्म का भंडारण किया हुआ है उनको संपर्क करके उनसे ले सकते हैं। अच्छा, फूलों की खेती की बात हम कर रहे हैं, वास्तविकता ये है कि फूलों की खेती में लाभ अधिक होता है, मूल्य अधिक मिलता है, लेकिन फूलों की अच्छी प्रजाति या अच्छे जो बल्ब, जो कॉर्न आपने बताए, ये उपलब्ध नहीं हो पाते और किसान को या कोई जो व्यावसायिक तौर पे करना चाहता है कोई भी इंसान, उसको पता नहीं होता है कि भाई ये प्रजाति कहाँ से मिलेगी, कैसे लगाएं, क्या करें। अभी इसमें जागरूकता का अभाव है, जानकारी का अभाव है, इस बारे में कुछ बताइए कि वो आसानी से उपलब्ध हो जाएं चीज़ें। इसमें 2 मुख्य पहलू हैं। पहला तो तकनीकी जानकारी और दूसरा जो उसका बीज या रोपण सामग्री, उसकी उपलब्धता। इन दोनों के लिए जो सबसे मुफीद जगह हैं लखनऊ में ख़ास तौर से, वो तो एक हमारा अपना संस्थान है NBRI या राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। यहाँ से आप ग्लैडियोलस के बल्ब लेना चाहते हैं तो अक्टूबर में उपलब्ध होंगे। रजनीगंधा की खेती करना चाहते हैं तो उसके बल्ब आपको फरवरी के महीने में मिलेंगे। इसी तरह से गुलदाउदी जो लोग लगाना चाहते हैं तो 15 अगस्त के आसपास हमारे संस्थान से उसकी रूटेड, जिनमें जड़ें निकली हुई हैं, ऐसी कटिंग्स उपलब्ध कराई जाती हैं। मतलब आपके यहाँ से मिल सकता है जी। इसके अलावा जो उद्यान विभाग है, इसके जो हर जिले में DHO, जिला उद्यान अधिकारी है, जहाँ जहाँ जिन जिन शहरों में इनके राजकीय उद्यान हैं वहाँ से भी ये उपलब्ध हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसान भाई जो प्राइवेट नर्सरी हैं तमाम सारी, वहाँ से ले सकते हैं। सबसे अच्छा ये रहेगा कि अगर कोई आसपास आपके किसान कर रहा है तो चूंकि वो कहीं ना कहीं प्रमाणित संस्थान से ही बीज लाया होगा तो उससे भी ले सकते हैं। एक और जो मुख्य फसल जिसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी होगा यहाँ पर, वह है रजनीगंधा।
रजनीगंधा एक ऐसा उदाहरण है कि उसके फूलों के लिए तो उसकी खेती की ही जाती है। इसमें दो तरह की किस्में होती हैं, एक सिंगल वैरायटी हम कहते हैं जिसमें सिंगल फ्लोरेट्स होते हैं और दूसरी डबल वैरायटी होती है। तो जो डबल वाली वैरायटी है उसमें सुगंध कम होती है, लेकिन उसकी कीपिंग क्वालिटी, उसको कट फ्लावर में काटी हुई स्पाइक बेचने में, फूलों में उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो वर्तमान समय में रजनीगंधा में क्या हो सकता है? रजनीगंधा में अगर सिंगल वाली आपने लगाई हुई है जो इत्र के लिए, सुगंध के लिए उपयोग में आती है, तो उसमें इस समय सुगंध कम हो जाती है, उसके अच्छे दाम नहीं मिलते हैं, उसको भी आप कट फ्लावर में निकाल सकते हैं। तो सिंगल हो या डबल, इसमें चूंकि ये बहुवर्षीय फसल है तो दो प्रकार की फसल होती है। एक तो आपने इसी साल फरवरी में बोई है तो उसकी मुख्य फसल है। उसके बाद जैसे गन्ने की आप पेड़ी की फसल लेते हैं, रैटूनिंग करते हैं, उसी तरह से एक बार लगाने के बाद 3 से 4 साल तक किसान भाई इसको फसल में से फूल लेते रहते हैं। तो रजनीगंधा की फसल अगर आपके खेत में है रैटून की, तो वो खूब घनी हो गई होगी। उसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए अगर आपने ऐसे कम जिनको अनुभव है ऐसे मजदूरों को लगा दिया तो काफ़ी सारी स्पाइक्स पौधे टूट जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। तो इससे बचाव करना जरूरी है। जल भराव इसमें सबसे बहुत नुकसान करता है, तो उसको भी बचाना जरूरी है। और जो सूखे हुए पौधे हैं, सूखी हुई स्टिक्स हैं जिनमें आपने काट लिया और डंठल बचा रहता है, उसको खेत में से निकाल कर फेंक देना चाहिए। और डबल वाली जो स्पाइक हैं उसमें ख़ास तौर से जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि इसका जो रजनीगंधा का फूलने का समय है वो मई से सितंबर है। तो मई से सितंबर एक ऐसी अवधि है जब ग्लैडुलस और जरबेरा ये सारे बहुत कम उपलब्ध होते हैं बाज़ार में। जो आते हैं वो भी लखनऊ से दूर से आते हैं। तो अगर आप अपना रजनीगंधा की फसल की नियोजन ठीक से करें और बाज़ार में उसकी कब ज़रूरत कैसी है उसके हिसाब से करें तो इससे भी बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। उदाहरण के लिए अभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस आएगा, तो उस समय बच्चे अपने गुरुजनों को भेंट में बुके देना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस इस समय नहीं होते हैं। तो रजनीगंधा की स्पाइक्स की कटाई अगर आप इस तरह से प्लान करें कि 3-4 सितंबर को आपके पास बड़ी मात्रा में रजनीगंधा के फूल हों तो आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। मतलब डॉक्टर साहब ये आपका कहने का पूरा ये मतलब सार निकल रहा है कि बाजार को देखते हुए अपनी फूलों खेती की तैयारी करें कि वो फूल लगाएं जब आपको मूल्य अच्छा मिले और उसकी मांग अधिक हो। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब बात तो लंबी हो सकती है लेकिन अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, तो हम आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, मौसम समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर भारत के मौसम की बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान पर बना हुआ है। मानसून की अक्षीय रेखा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तरी उड़ीसा से होकर उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। मौसम विभाग लखनऊ के अनुसार लखनऊ के आसपास कम दबाव क्षेत्र बनने के कारण पिछले दिनों बारिश हुई है। इस दौरान कभी कभी तेज धूप तो कभी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। हवाओं के चलने से तेज बारिश की संभावना कम है। अगले 2 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम को ध्यान में रखते हुए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि धान की खेतों की मेड़ों को मजबूत बनाएं ताकि वर्षा जल संचित रहे। दलहन, मक्का और सब्जियों की खेती के लिए जल निकास का प्रबंधन करें। इस मौसम में बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की बुआई की जा सकती है। उड़द और मूंग की कम अवधि वाली प्रजातियों की बुआई अभी भी की जा सकती है। गन्ने की फसल में बेधक कीटों के प्रबंध के लिए टाइक्रोकार्ड का प्रयोग करें। अगर प्रकोप अधिक हो तो कार्बोफ्यूरॉन ग्रैनुअल 10 किलोग्राम प्रति एकड़ का प्रयोग करें। मिर्च के विषाणु से ग्रसित पौधों को खेत से निकालकर जमीन में दबा दें। बागवानी में फलदार वृक्षों के रोपण का बहुत उपयुक्त समय है। ये तो हुई मौसम के अनुसार किसानों को कृषि सलाह। तापमान की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 34.8, न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम समाचार। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां व मौसम आधारित समाचार। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।